नमस्कार दोस्तों, सुप्रभात, गुड मॉर्निंग। आदिशंकर एकेडमी के करंट अफेयर की क्लास में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम फिर उपस्थित हैं आपके लिए लेकर एक अच्छी बात, और अच्छी बात यह है कि सत्य से बड़ा कोई धर्म नहीं और मनुष्यता से बड़ी कोई पूजा नहीं। बिल्कुल सत्य बात है। आप मनुष्य हैं और मनुष्य चिंतनशील, विवेकशील प्राणी होता है, और इन दोनों ही गुणों के कारण मनुष्य में एक और गुण होता है, वह है मनुष्यता का। तो सभी से मनुष्यता का गुण यह है कि वह सभी जीव जातियों से प्रेम करता है, सभी से अच्छा वार्तालाप करता है, अच्छा सामाजिक जीवन जीता है। यही कहलाती है मनुष्यता, जो कि एक इंसान से दूसरे इंसान के प्रति सद्भाव का भावना रखती है। ऐसी ही भावना रखते हुए आप अगर आगे बढ़ते हैं तो आपका जीवन निश्चित रूप से एक सफल जीवन माना जाता है। चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास को और देखते हैं आज की क्लास का पहला करंट अफेयर। और पहला प्रश्न यह है कि हाल ही में विश्व साइकिल दिवस कब मनाया गया है। तो विश्व साइकिल दिवस मनाया गया हाल ही में 3 जून को। बात करते हैं खबर की, तो हर वर्ष 3 जून को दुनिया भर में विश्व साइकिल दिवस, वर्ल्ड बाइसिकल डे मनाया जाता है। इस दिन का उद्देश्य लोगों को साइकिल चलाने के अनेक लाभों के बारे में जागरूक करना है। तो साइकिल जो चलाने से जो स्वास्थ्य का लाभ भी है और प्रदूषण से मुक्ति भी है, इसको लेकर साइकिल दिवस मनाया जाता है। साइकिल दिवस मनाने की जो शुरुआत है, तो इसकी शुरुआत हुई है वर्ष 2018 से। वर्ष 2018 से हुई है, और ये जो आयोजन है मनाने की शुरुआत की थी, वह तुर्कमेनिस्तान की सरकार के प्रयासों से हुई थी। तुर्कमेनिस्तान की सरकार ने संयुक्त राष्ट्र महासभा में यह प्रस्ताव रखा था कि बाइसिकल डे मनाया जाना चाहिए, और संयुक्त राष्ट्र महासभा ने उस प्रस्ताव को पार किया था। तो तुर्कमेनिस्तान की जो सरकार थी, उसकी पहल से यह जो विश्व साइकिल दिवस है यह मनाया जाने लगा है। यह बात आपको ध्यान रखनी है, और इसको मनाने की शुरुआत वर्ष 2018 से हुई है। 3 जून को मनाया गया है विश्व बाइसिकल डे। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न है कि हाल ही में भारत किस देश के साथ मिलकर पहला ध्रुवीय अनुसंधान पोत बनाएगा। रिसेंटली विथ विच कंट्री विल इंडिया बिल्ड द फर्स्ट पोलर रिसर्च वेसल। तो ये जो देश है यह है नॉर्वे। नॉर्वे के साथ मिलकर भारत जो है अपना पहला ध्रुवीय अनुसंधान पोत बनाएगा। ध्रुवीय अनुसंधान पोत होते क्या हैं? तो ध्रुवीय अनुसंधान पोत होते हैं दक्षिणी ध्रुव, 2 ध्रुव होते हैं पृथ्वी में, दक्षिणी ध्रुव और उत्तरी ध्रुव। उत्तरी ध्रुव, इन दक्षिणी और उत्तरी ध्रुवों के आसपास जो महासागरीय एरिया होता है, महासागर का जो क्षेत्र होता है, उस महासागर में ये पोत या जहाज चलते हैं, और इन जहाज़ों पर बहुत सारे अनुसंधान संबंधी उपकरण लगे रहते हैं, और उनसे वैज्ञानिक लोग जाकर वहाँ पर अनुसंधान का कार्य करते हैं कि ध्रुवों पर क्या चल रहा है, वहाँ की बर्फ की स्थिति क्या है, वहाँ के पानी की स्थिति क्या है, वहाँ की जलवायु की स्थिति क्या है। तो ध्रुवीय क्षेत्रों का जो अनुसंधान कार्य है इसी पोत के साथ संभव होता है, और भारत ने नॉर्वे देश के साथ मिलकर अपना पहला ध्रुवीय अनुसंधान पोत जो है वह बनाएगा। बात करते हैं नॉर्वे की। तो नॉर्वे की जो राजधानी है, नॉर्वे की राजधानी है ओस्लो। याद रखेंगे, नॉर्वे की राजधानी है ओस्लो। और यहाँ के सम्राट की बात की जाए, यहाँ सम्राट का शासन है, तो सम्राट यहाँ है हेराल्ड वी। हेराल्ड वी यहाँ के सम्राट है, हेराल्ड वी। और यहाँ के प्रधानमंत्री की बात की जाए तो नॉर्वे के प्रधानमंत्री जो हैं, नॉर्वे के प्रधानमंत्री हैं जोनास। जोनास यहाँ के प्रधानमंत्री हैं, जोनास। ये आपको याद रखना है। यहाँ के सम्राट जो हैं हेराल्ड वी हैं। मुद्रा की बात की जाए तो नॉर्वे में मुद्रा चलती है नॉर्वेजियन क्रोन। नॉर्वेजियन क्रोन यहाँ की मुद्रा है, और इसका संकेत आप देखते होंगे कई जगह NOK, नॉर्वेजियन क्रोन यहाँ की मुद्रा है, ऐसे मिलता है। तो नॉर्वे, इसी नॉर्वे के साथ मिलकर भारत जो है अपना पहला जो ध्रुवीय पोत है, पोलर वेसल जो है वह बनाएगा। चलिए बात करते हैं अगले प्रश्न की। तो अगला प्रश्न है कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने तंबाकू उत्पाद खरीदने की कानूनी उम्र 18 से बढ़ाकर 21 वर्ष कर दी है। रिसेंटली विच स्टेट गवर्नमेंट हैज इंक्रीज द लीगल एज फॉर परचेसिंग टोबैको प्रोडक्ट्स फ्रॉम 18 to 21 ईयर्स। तो ये जो राज्य सरकार है वह है
कर्नाटक राज्य सरकार। और यह बहुत ही अच्छा फैसला है, सभी राज्य सरकारों को इस फैसले से सीख लेनी चाहिए और ऐसे ही अच्छे अच्छे फैसले लेने चाहिए। 18 से 20 वर्ष 21 वर्ष के बीच के जो बच्चे थे, कॉलेज में पढ़ने वाले बच्चे, स्कूल में पढ़ने वाले बच्चे, वे सभी तंबाकू की लत से ग्रसित हो जाते थे और उसी को ध्यान में रखकर कर्नाटक सरकार ने अब जो उम्र सीमा है वह 18 वर्ष से बढ़ाकर 21 वर्ष कर दी है और यह बहुत ही सराहनीय निर्णय जो है वह कर्नाटक सरकार द्वारा लिया गया है। बात करते खबर की, तो कर्नाटक सरकार ने सिगरेट और अन्य तंबाकू उत्पाद अधिनियम 2003 में व्यापक संशोधन को आधिकारिक रूप से अधिकृत किया है। सीओटीपीए कर्नाटक संशोधन अधिनियम 2024 को 23 मई को राष्ट्रपति की स्वीकृति मिलती है और 30 मई को राज्य के राजपत्र में इन्होंने प्रकाशित कर दिया है। बहुत ही अच्छा निर्णय, जल्द से जल्द इन्होंने राजपत्र में प्रकाशित कर दिया और अब जो है यह कानून बन गया है और कर्नाटक राज्य में अब 18 से बढ़कर यह उम्र हो गई 21 वर्ष। अब 21 वर्ष से कम के जितने भी नागरिक हैं वे सभी तंबाकू नहीं खरीद पाएंगे और ये बहुत ही अच्छी। पहले बात करते हैं कर्नाटक की, तो कर्नाटक की राजधानी है बेंगलुरु। कर्नाटक की राजधानी है बेंगलुरु। और कर्नाटक के राज्यपाल की बात की जाए तो कर्नाटक के राज्यपाल हैं थावरचंद गहलोत। थावरचंद गहलोत यहाँ के राज्यपाल हैं। और यहाँ के मुख्यमंत्री की बात की जाए तो कर्नाटक के मुख्यमंत्री हैं सिद्धारमैया। आपको याद रखना है कि यहाँ के मुख्यमंत्री हैं सिद्धारमैया। और कर्नाटक के बारे में बात की जाए तो कर्नाटक की जो स्थापना है, कर्नाटक की स्थापना हुई थी 1 नवंबर वर्ष 1956 को। याद रखेंगे, पहले इसे मैसूर राज्य के नाम से जाना जाता था। पहले इसे मैसूर राज्य के नाम से जाना जाता था और बाद में इसका नाम बदलकर कर्नाटका कर दिया गया था। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है कि खीर भवानी मेला किस मंदिर में आयोजित किया गया है? द खीर भवानी मेला हैज बीन हेल्ड इन विच टेम्पल? तो ये बहुत ही प्रसिद्ध मंदिर है, माता रागन्या देवी मंदिर। माता रागन्या देवी मंदिर यह मंदिर है जिसमें कि खीर भवानी, इन्हीं को खीर भवानी भी कहा जाता है, माता रागन्या देवी को। और ये जो मंदिर है यह है जम्मू कश्मीर में श्रीनगर के पास यह मंदिर है। बात करते हैं खबर की, तो खबर है जम्मू कश्मीर के गांदरबल जिले के तुलमुला गांव में स्थित माता रागन्या देवी मंदिर में वार्षिक उत्सव खीर भवानी मेला आयोजित किया गया है। यह मेला 3 जून 2025 से शुरू हो चुका है। तो 3 जून से यह मेला शुरू हो गया है और ये जो रागन्या देवी मंदिर है इन्हें जाना जाता है, रागन्या देवी को खीर भवानी के नाम से भी जाना जाता है। खीर भवानी या क्षीर भवानी के नाम से भी जाना जाता है। और यह बहुत प्रसिद्ध मंदिर है। खीर भवानी नाम जो है बहुत प्रसिद्ध नाम है क्योंकि कश्मीर का इतिहास मिलता है हमें राजतरंगिणी में। राजतरंगिणी किसके द्वारा लिखित है? आप सभी जानते हैं कि राजतरंगिणी को लिखा है कल्हड़ ने। कल्हड़ द्वारा रचित है राजतरंगिणी और इसी राजतरंगिणी में उल्लेख मिलता है खीर भवानी का। और राजतरंगिणी के अलावा भृगु संहिता में भी इसका उल्लेख मिलता है। भृगु संहिता में भी खीर भवानी का उल्लेख मिलता है। भृगु संहिता में ये बहुत ही हिंदू धर्म को जो मानने वाले लोग हैं कश्मीर में वो इस मंदिर में जाते हैं, पूजा अर्चना करते हैं साल भर में। और ये आयोजन जो है वहाँ हर वर्ष होता है खीर भवानी का मेला। और इस अगर मेले की बात की जाए तो ये जो मेले की बात की जाए तो ये मेला लगता है ज्येष्ठ की अष्टमी, ज्येष्ठ मास की अष्टमी को लगता है। ये याद रखेंगे कि ज्येष्ठ की अष्टमी से लगता है यह मेला, अष्टमी। और काफ़ी दिनों तक यह मेला जो है चलता है। खीर भवानी मंदिर जो है, मंदिर की अगर बात की जाए ये मंदिर की, तो ये मंदिर जो है यह 1912 में वहाँ कश्मीर के राजा थे प्रताप सिंह, महाराजा प्रताप सिंह। तो महाराजा प्रताप सिंह जो थे, ये महाराजा प्रताप सिंह के शासनकाल में इसका मंदिर बना था और हरि सिंह ने इसका जीर्णोद्धार कराया था। तो
1912 में प्रताप सिंह जो थे शासक, महाराजा प्रताप सिंह, उनके शासनकाल में इनका मंदिर बनता है और जीर्णोद्धार हरि सिंह द्वारा कराया जाता है। लेकिन इसके अगर खीर भवानी की बात की जाए तो खीर भवानी इससे भी प्राचीन मान्यताएं हैं और इनका जो उल्लेख है कल्हड़ द्वारा रचित राजतरंगिणी और भृगु संहिता दोनों में मिलता है। कश्मीर का इतिहास इसमें मिलता है राजतरंगिणी में, और इसमें इनका नाम खीर भवानी का नाम मिलता है। ये आपको ध्यान रखना है। और मेला जो है ज्येष्ठ की अष्टमी से शुरू हो जाता है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न। तो अगला प्रश्न है, हाल ही में लॉन्च किया गया भारत जेन क्या है? द रिसेंटली लॉन्च्ड भारत जेन, व्हाट इज द रिसेंटली लॉन्च्ड भारत जेन? तो भारत जेन जो है एक एआई प्लेटफॉर्म है। जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं कि चैट जीपीटी या प्रसिद्ध गूगल का प्रसिद्ध जेमिनी, ऐसे ही एआई प्लेटफॉर्म जो है भारत ने स्वदेशी निर्मित किया है और उसको लॉन्च किया है। इसका नाम है, और ये किया गया भारतीय भाषाओं के लिए, है ना, भारतीय भाषाओं के लिए स्वदेशी एआई मॉडल है। क्या है? तो ये भारतीय भाषाओं के लिए स्वदेशी एआई मॉडल है और भारत की लगभग 22 भाषाओं पर यह काम करेगा। आपको याद रखना है कि भारत की लगभग 22 भाषाओं पर यह काम करेगा और 22 भाषाओं में आप इस पर इनपुट दे पाएंगे। तो चित्र हो, ग्राफ हो, वीडियो हो या किसी भी तरह की जो भी चीज़ें आप चाहते हैं डिजिटली, वह यह ऐप आपको या यह प्लेटफॉर्म आपको बनाकर देगा, है ना। तो स्वदेशी जो एआई है यह विकसित कर लिया। और एक और चीज़ याद रखना है कि यह विश्व का पहला ऐसा मॉडल है, विश्व का पहला मॉडल जो कि सरकार द्वारा वित्त पोषित है। यह बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला मॉडल है जिसे सरकार से सपोर्ट मिल रहा है, सरकार जिसको बना रही, सरकार द्वारा वित्त पोषित है, वित्त पोषित है। ये आपको याद रखना है। पहला मॉडल है पूरे विश्व भर का, वरना तो प्राइवेट कंपनियां जो जिन्होंने, जैसे गूगल जो है वह जेमिनी बनाती है, चैट जीपीटी, ऐसे बहुत सारे एआई टूल्स हैं जो अलग अलग प्राइवेट कंपनियां बनाती है। लेकिन ये जो अपना भारत जेन है, इसे अपनी भारत सरकार द्वारा वित्त पोषित किया जा रहा है और यह लगभग 22 भाषाओं में काम करेगा। बात करते खबर की, तो भारत जेन भारतीय भाषाओं के लिए नया एआई मॉडल है। इसका शुभारंभ केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह द्वारा नई दिल्ली में किया गया। इसे आईआईटी बॉम्बे द्वारा विकसित किया गया। यह भी आपको याद रखना है कि इस प्लेटफॉर्म को या इस मॉडल को आईआईटी बॉम्बे ने विकसित किया है। चलिए बढ़ते हैं अगले करंट अफेयर की ओर। अगला करंट अफेयर है कि दुर्लभ प्रजाति के काले हिरणों को विलुप्त होने से बचाने के लिए किस राज्य में काला हिरण संरक्षण अनुसंधान केंद्र की स्थापना की जाएगी? तो ये जो राज्य है, यह राज्य है बिहार। बिहार राज्य में काले हिरण पाए जाते हैं और इनको संरक्षित करने के लिए अब यहाँ पर अनुसंधान केंद्र भी बना दिया जाएगा। बात करते हैं खबर की, तो खबर है बिहार राज्य में दुर्लभ प्रजाति के काले हिरणों को विलुप्त होने से बचाने के लिए काला हिरण संरक्षण अनुसंधान केंद्र की स्थापना की जाएगी। यह केंद्र बक्सर जिले के, याद रखेंगे, बक्सर जिले के नावानगर प्रखंड में बनाया जा रहा है, जो राज्य का पहला होगा। काला हिरण अभ्यारण्य भी होगा। तो यह राज्य का पहला काला हिरण अभ्यारण्य भी होगा, जो कि अब जो काला हिरण संरक्षण अनुसंधान केंद्र के रूप में स्थापित हो जाएगा। बात करते हैं अगर बिहार राज्य की, तो बिहार राज्य की राजधानी है पटना। सभी को पता है यहाँ की राजधानी क्या है, पटना है। यहाँ के राज्यपाल की बात की जाए तो बिहार राज्य के जो राज्यपाल हैं उनका नाम है आरिफ मोहम्मद खान। आरिफ मोहम्मद खान यहाँ के राज्यपाल हैं। बहुत ही विद्वान व्यक्ति हैं आरिफ मोहम्मद खान। और मुख्यमंत्री की बात की जाए तो मुख्यमंत्री के बारे में भी आप सब लोग जानते, बहुत ही जाना माना चेहरा है नीतीश कुमार। नीतीश कुमार यहाँ के मुख्यमंत्री हैं। नीतीश कुमार मुख्यमंत्री हैं, ये आपको याद रखना है। तो बिहार में और भी चीज़ बहुत सारी फेमस है, जैसे मधुबनी चित्रकला। मधुबनी चित्रकला बिहार की बहुत फेमस चीज़ है, मधुबनी चित्रकला। और मधुबनी चित्रकला के अलावा खान पान की चीज़ें जैसे लिट्टी चोखा बहुत यहाँ का फेमस है, लिट्टी चोखा। तो बिहार जो भी गया हो वह लिट्टी चोखा अवश्य खाए, क्योंकि बिहार राज्य का लिट्टी चोखा पूरे भारतवर्ष में बहुत प्रसिद्ध है।
और यहाँ की मधुबनी जो चित्रकला, अभी हाल ही में आप देखे होंगे कि राष्ट्रपति भवन में एक आयोजन हुआ था जहाँ पर मधुबनी चित्रकला से संबंधित जो कलाकार थे उन्होंने शिरकत की थी। चलिए बात करते हैं अगले प्रश्न की। तो अगला प्रश्न है कि मई 2025 में किस देश के खिलाड़ी ग्लेन मैक्सवेल ने वनडे क्रिकेट से संन्यास ले लिया है। विच कंट्रीज प्लेयर ग्लेन मैक्सवेल हैज रिटायर्ड फ्रॉम ओडीआई क्रिकेट इन मई 2025। तो ये जो खिलाड़ी हैं विश्व प्रसिद्ध खिलाड़ी हैं और ये ऑस्ट्रेलिया के बहुत ही जाने माने ऑलराउंडर खिलाड़ी हैं ग्लेन मैक्सवेल। इन्होंने अब जो है वनडे क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा कर दी है। बात करते हैं खबर की। तो ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेटर ग्लेन मैक्सवेल ने वनडे में अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास की घोषणा कर दी है, जिससे उनका 13 साल का शानदार करियर समाप्त हो गया है। उन्होंने यह निर्णय 36 वर्ष की आयु में ले लिया है, जिसमें उन्होंने 149 वनडे मैचों में 3,990 रन बनाए हैं और 77 विकेट चटके हैं। तो ये बहुत अच्छे ऑलराउंडर खिलाड़ी के रूप में माने जाते थे, ऑलराउंडर खिलाड़ी थे ये ग्लेन मैक्सवेल। और अकेले दम पर अभी अफगानिस्तान से जब इनका विश्व कप में मुकाबला हुआ था तो अकेले दम पर दोहरा शतक मारकर इन्होंने अपनी टीम को जीत दिलाई थी। ये भी आपको याद रखना है। तो बहुत प्रसिद्ध खिलाड़ी हैं। बात करते हैं अगले करंट अफेयर की। तो अगला प्रश्न है, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने घाटमपुर ताप विद्युत परियोजना का उद्घाटन किस राज्य में किया है। बहुत ही प्रसिद्ध ताप विद्युत परियोजना, अभी हाल ही में इसका उद्घाटन किया गया है उत्तर प्रदेश राज्य में। याद रखेंगे उत्तर प्रदेश में है घाटमपुर ताप विद्युत परियोजना। बात करते हैं खबर की। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में उत्तर प्रदेश के कानपुर जिले में स्थित घाटमपुर ताप विद्युत परियोजना की पहली इकाई 660 मेगावाट का उद्घाटन किया है। यह परियोजना नवेली उत्तर प्रदेश पावर लिमिटेड द्वारा विकसित की गई है। याद रखेंगे नवेली उत्तर प्रदेश पावर लिमिटेड द्वारा यह जो है विकसित की जा रही, जो एनएलसी इंडिया लिमिटेड और उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड का संयुक्त उपक्रम है। इन दोनों का मिला जुला उपक्रम है नवेली उत्तर प्रदेश पावर लिमिटेड, और ये ही विकसित कर रही है घाटमपुर ताप विद्युत परियोजना को। और घाटमपुर ताप विद्युत परियोजना की बात की जाए तो इसमें 3 यूनिट बनेंगी। कितनी यूनिट बनेंगी? 3 यूनिट, जिसमें से एक यूनिट का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कर दिया है, जिसकी क्षमता है 660 मेगावाट। 660 मेगावाट इसकी क्षमता है। और ऐसी ही 3 यूनिट बनेगी, यानी कि कुल 1980 मेगावाट का यह प्रोजेक्ट है। 1980 मेगावाट यहाँ से बिजली बनेगी, 1980 मेगावाट। और इस परियोजना की बात की जाए तो लगभग 21,780 करोड़ रुपए की यह परियोजना है। 21,780 करोड़ रुपए की यह परियोजना है। और बात की जाए तो इसमें जो बिजली का उत्पादन होगा उस बिजली में 76% बिजली जो होगी वह उत्तर प्रदेश के पास, यूपी के पास रहेगी, और बची हुई 24% बिजली जो है वह जाएगी असम। यह भी आपको याद रखना है कि असम जाएगी 24% बिजली। तो ये जो घाटमपुर ताप विद्युत परियोजना, इसमें 3 यूनिट है, 660 मेगावाट की एक यूनिट और 1980 मेगावाट के कुल परियोजना है ये। बात करते हैं उत्तर प्रदेश की। तो उत्तर प्रदेश के राज्यपाल के बारे में आप सब जानते हैं कि राज्यपाल यहाँ की हैं आनंदीबेन पटेल। आनंदीबेन पटेल। मुख्यमंत्री तो सभी जानते हैं योगी आदित्यनाथ, है ना। और यहाँ की राजधानी जो है वह लखनऊ है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। और अगला प्रश्न है कि हाल ही में किस राज्य के कुमराम भीम को नया बाघ संरक्षण रिजर्व घोषित किया गया है। रिसेंटली कुमराम भीम ऑफ विच स्टेट हैज बीन डिक्लेयर्ड अ न्यू टाइगर कंजर्वेशन रिजर्व। तो ये जो कुमराम भीम है यह है तेलंगाना में। याद रखेंगे आसिफाबाद जिला है, आसिफाबाद जिले में आता है यह, तेलंगाना के आसिफाबाद जिले में आता है कुमराम भीम, है ना। बात करते खबर की। तो तेलंगाना सरकार ने राज्य के कवल बाघ संरक्षण रिजर्व को महाराष्ट्र के ताडोबा अंधारी बाघ संरक्षण रिजर्व से जोड़ने वाले टाइगर कॉरिडोर क्षेत्र को कुमराम भीम कंजर्वेशन रिजर्व घोषित करने के आदेश जारी कर दिए हैं।
यह बहुत ही अच्छी चीज़ है कि इंटरलिंक जब हो जाएंगे तो उसमें से ज़्यादा जगह मिलेगी, और यह जो जगह मिलेगी अब मिलेगी लगभग 1492.88 वर्ग किलोमीटर। इतनी जगह मिलेगी, बहुत बड़ा एरिया होता है, और इतनी जगह पर अब जो है बाघों को किलोमीटर, इतने जो जगह पर बाघों की देखरेख की जाएगी, उनका संरक्षण किया जाएगा, उनको रिजर्व क्षेत्र दे दिया जाएगा। तो बहुत अच्छी पहल है। और तेलंगाना की बात करें तो तेलंगाना राज्य का जो गठन है, यह गठन हुआ था अभी हाल ही में तेलंगाना दिवस भी मनाया गया था 2 जून वर्ष 2014 को, और यह आंध्र प्रदेश राज्य से अलग होकर एक राज्य बना था। इसकी राजधानी की बात की जाए तो इसकी राजधानी है हैदराबाद। इसकी राजधानी है हैदराबाद। अगर इसके राज्यपाल की बात की जाए तो तेलंगाना के राज्यपाल हैं टी सौंदरराजन। टी सौंदरराजन यहाँ के राज्यपाल हैं। और अगर सीएम की बात की जाए, मुख्यमंत्री की बात की जाए तो हैं ए रेवंत रेड्डी। ए रेवंत रेड्डी यहाँ के मुख्यमंत्री हैं। तो अगर बात की जाए तेलंगाना की, तो तेलंगाना राज्य सरकार ने अब यह निर्णय ले लिया है कि कुमारम भीम को ये अब बाघ संरक्षण रिजर्व घोषित कर देंगे। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न है कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने अग्निवीरों के लिए 20% पुलिस नौकरियां आरक्षित की हैं? तो यह जो राज्य है, यह राज्य है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश राज्य सरकार ने बहुत ही अच्छा निर्णय लिया है कि अग्निवीर में जो भी जवान भर्ती होंगे, अगर वे रिटायर होके आते हैं तो पुलिस की जो नौकरियां निकलेंगी राज्य सरकारों के आदेश से, उन पुलिस की नौकरी में इनको 20% आरक्षण देने का काम राज्य सरकार करेगी। और यह राज्य सरकार है उत्तर प्रदेश। तो उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य पुलिस और प्रांतीय सशस्त्र कांस्टेबुलरी पदों में अग्निवीरों के लिए 20% आरक्षण को मंजूरी दे दी है। और ये अच्छा भी है कि जब अग्निवीर अपने देश की सेवा करेंगे और वापस से लौटेंगे तो उनके हाथ में पूरे जीवन को संभालने के लिए, आगे जीवन यापन करने के लिए उनके हाथ में पुलिस जैसी अच्छी नौकरी होगी। और इससे पुलिस विभाग का भी बहुत हित होगा, क्योंकि वहाँ से आर्मी की ट्रेनिंग लेकर जवान वापस लौटेंगे और यहाँ पर पुलिस में जब भर्ती होंगे तो पुलिस की कार्य क्षमता निसंदेह बढ़ जाएगी। तो आज के करंट अफेयर में हम इतने ही प्रश्न लेकर आए थे। आज के करंट अफेयर की इस वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आप हमारी वीडियो को इसी तरह लाइक करते रहें, वीडियो पर कमेंट के माध्यम से अपने सुझाव हम तक पहुंचाते रहें और वीडियो को अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करते रहें। आप सभी का पुनः धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।